Friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with this 28th November 2023 the Hindu newspaper analysis. अगर आप देखे होंगे तो आज का फिजिकल पेपर तो नहीं आया था, अब मेरे पास तो एटलीस्ट नहीं आया था, ना ही उसकी डिजिटल कॉपी आई थी, तो मैंने वेबसाइट से ही पूरे करंट अफेयर्स निकाले हैं। इसमें 3 वेबसाइट्स का प्रयोग किया गया है, PIB, ऑल इंडिया रेडियो और द हिंदू, जिससे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, अगर आप देख रहे हैं तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मैं डेली बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन दीजिए। पहला जो टॉपिक हम देखते हैं वो है गवर्नमेंट में कंसीडर इंट्रोड्यूसिंग लीगल सेफगार्ड्स फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताता हूँ कैसे। एक तो ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 115 है इसमें BNS का, वो पूछा जा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें पूछा जा सकता है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए क्या इश्यूज़ आते हैं और क्या उनके लीगल सेफगार्ड्स हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते रहते हैं बहुत वल्नरेबल रहते हैं वायलेंट अटैक्स के। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स के रिलेटिव जो कई बार हैं, अगर मान लो पेशेंट्स की डेथ हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, तो वह कई बार वायलेंट हो जाते हैं। इसीलिए जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि क्लॉज 115 यानी क्लॉज 115 जो है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें एक ऐसा प्रोविज़न ऐड किया जाए कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स के अगेंस्ट वायलेंस करेगा उसको भी पीनलाइज किया जाएगा। तो क्लॉज 115 है क्या, पहले हम देख लेते हैं। वर्तमान में जो भारतीय न्याय संहिता का क्लॉज 115 यानी कि क्लॉज 115 है, वो कहता है कि हूसोएवर voluntarily causes hurt, if the hurt which he intends to cause or knows himself to be likely to cause is grievous hurt, and if the hurt which he causes is grievous hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे अलग से कहीं पे हेल्थ केयर वर्कर्स का नहीं है, तो 115 के अंदर ही भैया हर्ट करने का तो आपने ऑलरेडी डाल दिया है, तो क्यों ना इसको हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी इसमें अलग से ऐड कर दो ताकि ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको बताना था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दूसरा टॉपिक है आर्टिकल 224 के रिगार्डिंग, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। अभी हालांकि न्यूज़ क्या थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक एडिशनल जज को लाया गया था, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल या एक्टिंग जज के बारे में बता दूं। देखो इसमें तीन चीज़ें लिखी गई हैं आर्टिकल 224, जब आप पढ़ोगे तो लिखा है इफ़ बाय रीजन ऑफ एनी टेम्पररी इंक्रीज इन द बिजनेस ऑफ अ हाई कोर्ट और बाय रीजन ऑफ अरियर्स ऑफ वर्क देयर इन, मतलब अगर किसी कारण से हाई कोर्ट का काम बढ़ जाता है एंड इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द नंबर ऑफ जजेस ऑफ दैट कोर्ट शुड बी फॉर द टाइम बिंग इंक्रीज, अगर उनके वहाँ पे प्रेसिडेंट को लगता है कि जजेस का नंबर बढ़ाया जाना चाहिए, दैन प्रेसिडेंट मे अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन, मतलब एक व्यक्ति क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को एडिशनल जज ऑफ द कोर्ट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years एज ही मे स्पेसिफाई। तो 2 साल के पीरियड के अंदर किसी भी पीरियड के लिए एडिशनल जज जो है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा व्हेन एनी जज ऑफ हाई कोर्ट अदर देन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ अब्सेंस और एनी अदर रीजन अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज। अब मान लो जब जज है हाई कोर्ट का अदर देन द चीफ जस्टिस, अगर वो किसी भी रीज़न से परफॉर्म नहीं कर पा रहा अपनी ड्यूटीज़ को, तो उस समय क्या हो सकता है कि मतलब द प्रेसिडेंट मे अपॉइंट अ ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज द टू एक्ट एज अ जज ऑफ दैट कोर्ट। तो फिर यहाँ पे ऐसे केस में प्रेसिडेंट जो है वो किसी व्यक्ति को एक्ट करने के लिए भी अपॉइंट कर सकता है अंटिल द परमानेंट जज हैज़ रिज्यूम्ड हिज ड्यूटीज़। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी आपको पता होना चाहिए, हाई कोर्ट के लिए है एक्टिंग और एडिशनल जजेस का कंसेप्ट। एंड नो पर्सन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल और एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62 years। तो 62 साल की इसमें एज लिमिट भी डाल दी गई है। तो ये 3 प्रोविजंस अगर आप याद रखते हैं तो दैट इज गुड इनफ। अगला मूव करते हैं एशियाज लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बली जात्रा। तो बली जात्रा याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर है, ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर है। इसको इनाग्रेट किया गया है महानदी रिवर के बैंक्स पे। इट इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर, बली जात्रा बोलते हैं, एंड इट कम्मेमोरेट्स द ग्लोरियस एंशियंट मेरीटाइम लेगेसी ऑफ उड़ीसा। जो उड़ीसा की मेरीटाइम लेगेसी है उसको सेलिब्रेट करता है ये फेस्टिवल। और महानदी आप सबको पता होगा, इट राइजेज फ्रॉम द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज थ्रू 851 किलोमीटर्स एंड बिफोर इट एंटर्स इनटू बे ऑफ बंगाल। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी सेवनाथ, जोंक, हसदेव, मांद, इब, ओंग एंड तेल, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सेवनाथ, जोंक, हसदेव, मांड, इब एंड ओंग एंड तेल, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, इंडिया एंड यूएस टू लॉन्च ज्वाइंट माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट निसार फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब इंडिया एंड यूएस बहुत पहले से चल रहा है, ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं, मेरे को लगता है मैं जब से तैयारी शुरू कर रहा हूँ तब से निसार का चल रहा है। इंडिया एंड यूएस लॉन्च करेंगे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये भी टर्म याद रखिएगा, इट्स अ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या होता है, यूपीएससी फंसाने के लिए इसमें रेडियो वेव, अल्ट्रा वेव, फलाना वेव, इंफ्रारेड वेव, ऐसा कुछ करके लिख सकता है, बट इट्स अ माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट निसार। निसार मैंने आपको कल भी बताया था कि लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है जो कि डेवलप की जा रही है नासा और इसरो के द्वारा। एसयूवी साइज सैटेलाइट, इसका वेट रहेगा लगभग 2800 किलोग्राम एंड इट कंसिस्ट ऑफ एल बैंड, एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार इंस्ट्रूमेंट्स एंड इसीलिए ये डुअल फ्रीक्वेंसी इमेजिंग राडार है। डुअल फ्रीक्वेंसी क्योंकि इसमें एल बैंड की फ्रीक्वेंसीज और एस बैंड की फ्रीक्वेंसीज दोनों में काम हो सकता है एंड इट विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू यूज 2 डिफरेंट राडार फ्रीक्वेंसीज। 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को यूज करने वाला पहला ये सैटेलाइट मिशन रहेगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। नासा ने जो इसमें प्रोवाइड किया वो एल बैंड के रडार्स प्रोवाइड किए हैं एंड इसरो ने जो प्रोवाइड किया है वो एस बैंड का। इसरो में एस है, नासा में भी एस है हालांकि, बट अब कैसे याद करोगे, है ना। तो नालसा अपन पढ़ते हैं ना, नालसा पढ़ते हैं, तो नासा में नालसा, एल की कमी है ना नालसा में, तो बस याद रखिएगा एल जो है वो नासा देता है, इसरो देता है एस, इसरो में एस, है ना। अब ये सारी चीज़ आपको पता होगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है, इट विल मेजर अर्थ्स चेंजिंग इकोसिस्टम, डायनामिक सरफेस, आइस मास, इंफॉर्मेशन अबाउट बायोमास, नेचुरल हैजर्ड्स, सी लेवल राइज, ग्राउंड वाटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इट विल ऑब्जर्व अर्थ, लैंड एंड आइस कवर्ड सर्फेसेज ग्लोबली विद 12 डे रेगुलरिटी। 12 दिन की रेगुलरिटी पे ये निसार ऑब्जर्व करेगा अर्थ के लैंड एंड आपका लैंड एंड आइस को कवर्ड सर्फेसेस को। सेकेंड फेज ऑफ काशी तमिल संगमम प्रोग्राम टू बी हेल्ड फ्रॉम 17th to 30th दिसंबर। तो याद रखेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक इनिशिएटिव के रूप में स्टार्ट किया गया था और स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपहोल्ड करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, काशी तमिल संगमम, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे लोग, प्रकांड विद्वान लोग आते हैं जो कि डिस्कस करते हैं। ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नॉलेज एंड कल्चरल ट्रेडिशन है नॉर्थ का साउथ का उसको और पास लाना है ना। काशी जैसे आपको मानना चाहिए कि जो एक मतलब स्पिरिचुअल कैपिटल है कह सकते हैं आप नदन पार्ट की, और जो तमिलनाडु है, तमिल संगम लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है वो अपने आप में कहना चाहिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, और कहना चाहिए कि जो एक तरीके से हमारा जो लिटरेरी जो एक्सपर्टीज़ है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है सदर्न इंडिया की तरफ से। तो इंडिया के ही दोनों हिस्से हैं, दोनों को ही और करीब होना चाहिए, उसी कल्चरल ट्रेडिशन को करीब लाने के लिए और क्लोज करने के लिए ये काशी तमिल संगमम स्टार्ट किया गया है। इसके अलावा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर भी है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को हम और मॉडर्न करें, इंटीग्रेट करें। इसके अलावा आईआईटी मद्रास एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेंगी, है ना। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू आईआईटी और आईआईटी मद्रास जो रहेगी। इसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंस है, किंग पराक्रम पांड्या हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड मदुरई इन 15th century, ही वांटेड टू बिल्ड अ टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा एंड ही ट्रेवल्ड टू काशी उत्तर प्रदेश टू ब्रिंग बैक द लिंगम। तो वहाँ से लिंग तो नहीं लाए, लेकिन वाइल रिटर्निंग ही स्टॉप टू रेस्ट अंडर अ टी एंड वहाँ के बाद पराक्रम पांड्या जब लिंग लेके आ रहे थे तो वो एक जगह जिस जगह पर रुका उसी को शिव काशी कहा जाता है ना। एंड वहाँ पे शिव काशी इस्टेब्लिश किया गया था तमिलनाडु में। बहुत बड़ा एक मतलब कहना चाहिए स्पिरिचुअल रिलेशन भी है। इनमें नाम याद रखना पराक्रम पांड्या का, है ना, पांड्या राजा थे। सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू, आप सबको पता होगा कि ये लोकेशन जो है अंडर कंस्ट्रक्शन था, सिलक्यारा बारकोट टनल। इट इज़ अलॉन्ग द यमुनोत्री नेशनल हाईवे इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ये कोलैप्स कर गई थी और सबसे खुशी की बात ये कि अभी शाम की न्यूज़ मैंने देखी उसमें इनको निकाल लिया गया, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई होप यू ऑल गॉट क्लैरिटी। प्रोजेक्ट 15B की बात कर लेते हैं। P-15 ब्रावो क्लास डिस्ट्रॉयर, B इज़ फॉर ब्रावो क्लास डिस्ट्रॉयर, प्रोजेक्ट 15 बोलते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर या फिर P-15B कहा जाता है। दे आर अ रेंज ऑफ गाइडेड मिसाइल्स वॉरशिप, ये गाइडेड मिसाइल वॉरशिप्स हैं एंड दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द इंडियन नेवी एंड दी शिप्स आर एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्रिसीडिंग कोलकाता क्लास। तो पहले कोलकाता क्लास तो उसका अपग्रेडेड वर्जन है ये एंड दे बूस्ट द सुपीरियर स्टेल्थ ऑटोमेशन एंड आर्मामेंट कैपेबिलिटीज़। मैन्युफैक्चर्ड बाय मजगांव डॉक लिमिटेड, है ना, यह भी याद रखेगा।
and the first ship of this class INS विशाखापट्टनम was commissioned on November 21 2021। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि जो इसका अप्रूवल होता है एक्विजिशन का, वो सारा DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल देती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक प्राइमरी प्रोक्योरमेंट बॉडी है, और उसका हेड जो है वो डिफेंस मिनिस्टर करता है। प्रोजेक्ट 15 भी जो है 2009 से स्टार्ट किया गया था। अगला देख लेते हैं क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के बारे में, टॉपिक न्यूज़ में था। तो क्रिटिकल मिनरल्स आर द एलिमेंट्स दैट आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। जो हमारी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज है उसके जो एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। एंड जैसे एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर हो गया। एंड दीज मिनरल्स आर नाउ यूज्ड एवरीवेयर फ्रॉम मेकिंग मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर टू बैटरीज एक्सेट्रा एंड ऑल, है ना। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे, लेट मी आई हैव रिटन इट, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है क्रिटिकल मिनरल्स के। देखो, बेरिलियम है, जर्मेनियम है, रेयर अर्थ है, रीनियम, टैंटेलम, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, क्रोमियम, लाइमस्टोन, नायोबियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम हो गए। और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हो गए एंटीमनी, मॉलिब्डेनम, बोरेट्स, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, सिल्वर, कॉपर, टाइटेनियम, डायमंड, टंगस्टन, जर्मेनियम, वेनेडियम, लिथियम, जिंक एंड रेयर अर्थ हो गया। रेयर अर्थ में आपका लैंथेनॉइड्स, लैंथेनम, ये सब आ जाता है। अब एक टॉपिक था सियरा लियोन, न्यूज़ में थी ये कंट्री। सियरा लियोन क्यों न्यूज़ में थी आपको मैं बता दूं। सबसे पहली बात कि अभी वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था नेशन वाइड। क्यों लगा हुआ था? क्योंकि वहाँ पे एक आर्म्ड रेवेलियन हो गया था मिलिट्री बैरक्स में, एंड प्रिजन्स का जो प्रिजन थी उसके ऊपर अटैक किया गया था। तो अगर आपसे UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो भी आप बता सकते हैं। ये इसकी लोकेशन है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, वेस्टर्न पार्ट में है। यहाँ पे आप देखा होगा गिनी आपको दिख रहा होगा, सियरा लियोन दिख रहा है, लाइबेरिया दिख रहा है। तो इसका बॉर्डर तो मतलब 2 कंट्री से शेयर होता है, एक हो गया गिनी और दूसरा हो गया लिबेरिया, है ना, लाइबेरिया। एंड इसका जो वाटर वाला बॉर्डर है वो अटलांटिक ओशियन में है। सियरा लियोन की इंपॉर्टेंट सिटी है फ्री टाउन, इंपॉर्टेंट कैपिटल भी आप कह सकते हैं। एंड सियरा लियोन इज़ अ कैपिटल कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। स्पेशल सिग्निफिकेंस है इसका। एंड क्या सिग्निफिकेंस है? ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एंड द कैपिटल फ्री टाउन वॉज फाउंडेड एज अ होम ऑफ रिपैट्रिएटेड फॉर्मर स्लेव्स। तो फ्री टाउन जो था उसको इस्टेब्लिश ही किया गया था रिपैट्रिएटेड फॉर्मर स्लेव्स के लिए 1787 में। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है। एंड द कंट्री इज ऑल्सो रिच इन डायमंड्स एंड अदर मिनरल्स एंड इलिसिट जेम्स का यहाँ पे ट्रेड होता है, जिसको ब्लड डायमंड्स बोलते हैं। आपने मूवी देखी होगी ब्लड डायमंड, लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी है ना, आपने देखी होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंथ लॉन्ग चोवर फेयर कल्मिनेट्स एज आदिनाथ टेम्पल इन चोवर हिल ऑफ काठमांडू। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चोवर फेयर, ये कंप्लीट हुआ है आदिनाथ टेम्पल में, जो कि चोवर हिल्स ऑफ काठमांडू में है। चोवर महोत्सव इसे बोलते हैं। एंड इसमें बुद्धिस्ट डिवोटीज़, हिंदू डिवोटीज़ दोनों ही जाते हैं, इसको याद रखिएगा। एंड द बुद्धिस्ट डिवोटीज़ की फास्ट फॉर द पास्ट 5 days विदाउट फूड एंड स्पेंड द नाइट अंडर द स्काई इन द टेम्पल प्रेमाइसेस कॉल्ड करुणामयी व्रत। सो करुणामयी व्रत यहाँ पे रखा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्धिस्ट करुणामयी व्रत कब रखते हैं, तो चोवर फेस्टिवल के दौरान रखते हैं, है ना। एंड बोथ हिंदूज एंड बुद्धिस्ट डिवोटीज फ्रॉम द काठमांडू वैली दे टेक पार्ट इन दिस चोवर फेयर एंड ऑल। आदिनाथ टेम्पल की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था लिच्छवी किंग अमशु वर्मा के द्वारा। अमशु वर्मा लिच्छवी किंग थे जिन्होंने आदिनाथ टेम्पल इस्टेब्लिश किया था। एंड टेम्पल हैज़ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इन द टेम्पल देर इज़ एन आइडल दैट रिफ्लेक्ट्स द कंबाइंड शेप ऑफ शिवा एंड गॉडेस पार्वती। तो यहाँ पे जो आइडल रखे हैं उसमें कंबाइंड शेप है शिवा एंड गॉडेस पार्वती का, जिसको अर्धनारीश्वर या आदिनाथ बोलते हैं। क्रिस्टोफर लग्जन स्वेयर्स इन एज न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर। तो क्रिस्टोफर लग्जन जो है वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। न्यूजीलैंड की लोकेशन अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं मैप में, ऊपर आपको ऑकलैंड इंपॉर्टेंट सिटी है, कैपिटल वेलिंगटन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, नॉर्थ आइलैंड नदर्न आइलैंड में ही है। क्राइस्टचर्च दिख रहा होगा सदर्न आइलैंड में। तो क्राइस्टचर्च सदर्न आइलैंड का है, ऑकलैंड वेलिंगटन नदर्न के पार्ट में, ठीक है ना। न्यूजीलैंड एक वेल्दी पैसिफिक नेशन है डोमिनेटेड बाय 2 कल्चरल ग्रुप्स। वहाँ पे 2 ग्रुप्स इंपॉर्टेंट है कि न्यूजीलैंडर्स ऑफ यूरोपियन डिसेंट एंड द माओरी। न्यूजीलैंडर्स ऑफ यूरोपियन डिसेंट एंड द माओरीज हु आर डिसेंडेंट्स ऑफ द पोलिनेशियन सेटलर्स। तो माओरी यहाँ पे पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। अगर आपसे कोई पूछे माओरी कहाँ के हैं, है ना। एंड 2 मेन आइलैंड है, एक नदर्न है एक सदर्न है। और नदर्न पार्ट की जो कैपिटल है वहाँ पे वेलिंगटन है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रख। एग्रीकल्चर वहाँ की इकोनॉमिक मेन स्टे है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंड टूरिज्म भी इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा जोग्राफिकली काफ़ी आइसोलेटेड है, इसलिए यहाँ का फ्लोरा फोना काफ़ी यूनिक है। एंड
इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइज हैं वो पैसिफिक टेरिटरीज ऑफ न्यू कुक आइलैंड, टोकेलाऊ, ये सब के साथ है। आयरिश राइटर पॉल लिंच विंस द बुकर प्राइज फॉर नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग। तो यहाँ पे आयरिश राइटर हैं पॉल लिंच, जिनको 2023 का बुकर प्राइज दिया गया है फॉर हिज नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग, याद रखेगा। इन्होंने लंदन बेस्ड इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारू को हराया। चेतना मारू की डेब्यू एल्बम थी वेस्टर्न लेन, जिसमें कि इन्होंने विजय हासिल की पॉल लिंच ने 2023 के बुकर प्राइज़ के लिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज न्यूज़ आइटम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हमने पहले बुकर प्राइज़ के बारे में, पॉल लिंच के बारे में देखा। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में देखा, सिलक्यारा टनल के बारे में देखा, आदिनाथ टेम्पल के बारे में देखा, है ना। काशी तमिल संगमम के अंतर्गत भी हमने देखा कुछ चीज़ें, निसार के बारे में जाना, ओपन एयर एनुअल ट्रेड फेयर बाली यात्रा के बारे में जाना, एशिया का लार्जेस्ट ओपन एयर एनुअल फेस्टिवल है। एंड आर्टिकल 224 अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस के बारे में जाना, 2 साल का कैसे उसमें टेन्योर होता है, 62 साल की एज से ऊपर नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट की परमिशन लगती है, सारी चीज़ें हमने देखी। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।